नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पधार चुके हैं और पिछले वीडियो का जो रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, उसके बाद में हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। तो इसमें भी हम पिछले जैसा है टॉपिक एक हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले में से वो अक्ष पर था और ये क्या है निरक्ष पर है। तो इसमें जो परीक्षा में जो नाम पूछे गए हैं वो तीनों मैंने लिख दिए हैं। क्या दे रखा है कि निरक्ष है और विषुवत रेखा है और अनुदैर्घ्य रेखा है। इन तीनों पर अगर हमें कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी कहे तो हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए इसका पहले सबसे शुरुआत है कि इसका जो चित्र है, मैं अधिकतर बच्चों के इसके चित्र में दिक्कत आती है कि चित्र कैसे बनाएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, चित्र सबसे सरल तरीके से बता देता हूँ कि किस प्रकार से चित्र बनाना है। तो हमने पीछे जो काम किया था वही इसमें थोड़ा सा काम लेंगे। तो हमने पहले में क्या लिया था कि दो आवेश लिए थे, समान परिणाम के कह सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति है वो अलग अलग थी और फिर उन दोनों को अलग दूरी पर रखा था। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसका, एक आवेश यहाँ पे ले लेते हैं, एक आवेश यहाँ पे ले लेते हैं। एक दे दिया प्लस क्यू आवेश, एक दे दिया माइनस क्यू आवेश, और दोनों को कितनी दूरी पर रखेंगे, 2d दूरी पर रखेंगे। और फिर इसमें बीच में एक बिंदु लिया था O, जहाँ से इनकी दूरी थी d और d। पीछे वाला जो सेम है वही है, इसमें तरीका है। क्या लिया था कि हमने दो आवेश लिए थे समान परिणाम के कह सकते हैं, विपरीत प्रकृति के, और 2d दूरी पर हैं। तो इस बिंदु से अब हमें क्या है, निरक्ष पर विषुवत रेखा और अनुदैर्घ्य पर स्थिर रेखा, यानी कि इन तीनों को, यानी कि ऊपर की एक्स की बात कर रहा है। पहला एक्स अक्ष था तो उसमें नीचे की तरफ था, लेकिन ये अब ऊपर की तरफ बात कर रहा है जो वाई अक्ष होता है उसमें। तो मैं यहाँ से एक r दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूँ। कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूँ। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो साथ साथ अब भी बना लीजिए, या फिर वीडियो पूरा होने के बाद में फिर से दोबारा देख के डायग्राम बना लीजिए। बिंदु P ले लिया। अब इससे मैं इसे Q से मिला लेता हूँ और इस बिंदु को वापस इसी Q से मिला लेता हूँ। ठीक है, अब हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हमें कोई निरक्ष पर कहे या फिर अनुप्रस्थ विषुवत रेखा पर कहे तो हमें उसको क्या है कि दो घटकों में लेते हैं। कोई भी चीज़ हम जैसे ई सदिश है, अगर अक्ष पर होगी तो जो उसको अगर हम वाई अक्ष पर दिशाएंगे तो उसके लिए हमें दो घटक लेने होंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। किसी की दिशा दर्शाते हैं तो वो दो घटकों के रूप में दर्शाई जाती है कि एक साइन थीटा और एक कोस थीटा के रूप में। तो इसको हम घटक के रूप में तोड़ लेंगे। तो इतना डायग्राम है वो तो एकदम सरल सा है। अब बात करते हैं, यहाँ पे P में थोड़ा सा इस साइड दर्शा देता हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ, और एक यहाँ पे बीचों बीच डॉट डॉट लाइन में एक हम लाइन निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर की तरफ साइन थीटा दर्शा देता हूँ, E1 साइन थीटा, और नीचे की तरफ दर्शा देता हूँ यहाँ पे E2 साइन थीटा, लिख दिया। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं E1 कोस थीटा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं E2 कोस थीटा। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ लिया है कि हम किसी भी वस्तु की अगर हम कोई 3D आकृति या फिर अगर 2D आकृति दर्शाएं, 2D जो इसकी दिशा है वो दर्शाएंगे, तो उसके लिए उसको साइन थीटा और कोस थीटा के घटक के रूप में तोड़ना होगा हमें। तो हमने साइन थीटा और कोस थीटा दो घटक में दर्शा दिया। एक्स पर कोई दिखाएंगे तो वो कोस थीटा का होगा, अगर वाई पर दर्शाएंगे तो वो साइन थीटा पर होगा। ठीक है, अब ये आपने ये कहा कि ये विपरीत क्यों दर्शाए हैं। विपरीत इसलिए है कि E1, मान लो कि प्लस E1 है, ये E1 सदिश है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1 सदिश प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश के लिए दिशा कौन सी होगी, या तो एक तरफ ऊपर की तरफ होगी और एक इस साइड होगी E1 कोस थीटा के लिए, यानी कि प्लस क्यू आवेश से दूर होगा। तो ये दोनों तो दूर ही हो रहे हैं। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, E2, इसके लिए क्या कौन सी दिशा होगी, E2 सदिश होगी, और जिसकी दिशा कौन सी होगी, इधर माइनस क्यू आवेश के कारण होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा E1 सदिश बाहर की तरफ होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 की दिशा है वो माइनस क्यू आवेश के कारण होगी। ठीक है, अब इनकी दोनों की विपरीत दिशा E2 साइन थीटा की दिशा है वो किसकी तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। क्यों कि माइनस क्यू आवेश है वो उसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो माइनस क्यू आवेश की ओर होती है और E2 की बाहर की ओर होती है। तो आपने ये चित्र बना लिया होगा। अब यहाँ से मैं
एक बार थोड़ा सा इधर और ले लेते हैं, थीटा और थीटा, और यहाँ पर भी थीटा होगा तो एकांतर कोण नियम से यहाँ पे मैंने बना दिया थीटा 2 बना दिया। अब इस प्रकार से ये डायग्राम हमें तैयार करना है। एक बार फिर से वापस रिपीट कर लीजिए, जो चीज़ बताई है वो मैंने सारी चीज़ इसमें बता दी कि 2 घटकों में तोड़ दिया और अब इनमें अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक चीज़ हमारे यहाँ पे कॉमन आएगी, जो चीज़ हमें बात याद रखनी है कि बिंदु P से इन दोनों आवेशों की दूरी है वो हमारे पास नहीं है। बिंदु P से दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो हमारे पास नहीं है, तो वो हम ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे बात करें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है PO, जो यहाँ पे AB दे देते हैं, ठीक है, ज्ञात करने की जरूरत नहीं है लेकिन सीधा लिख देंगे। तो POB ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लंब का मान है, आधार का मान है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में होती है कर्ण स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं कर्ण का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर के रूट में चली जाएगी। तो ये छोटा सा बेसिक रूप में था कि छोटी कक्षा में हमने लगा चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय में लगानी है तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, और इसके ऊपर रूट क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो ये जो दूरी है वो क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लिख दिया। अब हमारे पास सवाल है वो स्टैटिक हो जाएगा। एकदम सरल सा तरीका है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। देखो पहले यहाँ पे लिख देंगे E1, यहाँ पे कैसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थ्योरी आपके नोटबुक में लिखी हुई होगी शायद तक। E1 के लिए क्या आएगा, वापस वही सूत्र है कि क्यू बट्टा का माइन, अब की बार त्रिज्या क्या हो गई, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसके रूट में और इसकी स्क्वायर, यानी कि क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो आर की जगह पर हमारे पास क्या है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और फिर इसकी होल स्क्वायर है वो सूत्र के अकॉर्डिंग लग गई, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे, ये भी लिख सकते हैं कि आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण, तो आवेश से दूर, ये भी लिख सकते हैं। फिर E2 के लिए वापस वही सेम हो जाएगा कि क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और पूरे के रूट में और इसकी होल स्क्वायर, और इसे समीकरण नंबर 2 देते हैं और इसे लिखेंगे आवेश की ओर, आवेश की ओर, क्यों कि ये माइनस क्यू आवेश के कारण है। यहाँ पे लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वो के क्यू बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और उसकी होल स्क्वायर है। अब आपकी ये चीज़ तो आ गया होगा कि दोनों क्या है, समान है। E1 बराबर में E2, क्यों समान, इसलिए कि दोनों में हमें मान रखा है वो क्या है, समान आया है, ठीक है। तो अब ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, समान होगी। लेकिन इसमें अब थोड़ी सी थ्योरी आपकी नोटबुक में लिखी हुई होगी कि जो साइन थीटा के घटक है वो विपरीत प्रकृति में होने के कारण, यानी कि विपरीत दिशा में होने के कारण, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। जैसे ये E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है, E2 साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो जो इनकी विपरीत दिशा के कारण ये साइन थीटा वाला घटक है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से हम इसको शून्य मान सकते हैं। लेकिन E1 और E2 कोस थीटा है वो घटक समाप्त नहीं होगा क्योंकि उनकी दिशा है वो एक ही समान है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, E1 और E2 की जो कोस थीटा घटक है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, और यहाँ पे वो जो थ्योरी लिखी हुई है वो लिख लेना, आप पढ़ लेना एक बार कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है वो घटक है वो तो विपरीत प्रकृति की यानी कि विपरीत दिशा में होने के कारण नष्ट हो गए, और यहाँ पे 2 बचे हैं। तो E बराबर में मैं लिख सकता हूँ E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं E2 दोनों बराबर है तो मैंने लिख दिया E1 कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, इन दोनों को जोड़ा तो 2E1 कोस थीटा। अब 2E1 की जगह पर मान क्या है हमारे पास, के क्यू बट्टे, इसकी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इसकी मैं सीधी स्क्वायर कर देता हूँ,
तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने पर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई बात नहीं समझने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ दिए। अब बताओ कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान क्या लिखें, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपने 10वीं कक्षा में त्रिकोणमितीय वर्षन में पढ़ा था लाल बटा का सूत्र से, लाल बटा का सूत्र से। तो इसमें कोस थीटा क्या आया था, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार हमारे पास क्या है, आधार है हमारे पास d, और कर्ण का मान क्या है, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आ गया। छोटी कक्षा में 10वीं कक्षा में हमने पढ़ लिया कि कोस थीटा का क्या सूत्र होता है, लाल बटा का से आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान यहाँ पे क्या है d है, कर्ण का मान क्या है, ये रूट वाली है, ठीक है। अब मैं कोस थीटा की जगह पर ये मान लिख देता हूँ, इंटू में d बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। E बराबर यहाँ पे 2 इंटू क्यू इंटू डी, एक बार मैं अलग अलग लिख दिया। अब नीचे देखो, नीचे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक छोटा सा बेसिक है कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसकी घात 1 है, घात बिल्कुल भी नहीं है तो कम से कम 1 होगी। और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की घात है वो कितनी है, आधी है। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात कितनी है, आधी है। रूट का मतलब क्या हो गया, आधी। तो एक और आधी को हम जोड़ेंगे, एक और आधी को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा, 1.5 आएगा। और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर डी स्क्वायर की घात कितनी आ गई, 3/2 आ गई। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की घात कितनी आ गई, 3/2। ऊपर मैं लिख देता हूँ के को अलग लिख दिया और क्यू को अलग लिख दिया, और इंटू के मैंने 2d को एक साथ लिख दिया, 2 और d को एक साथ लिख दिया। नीचे वापस वहीं लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसकी घात कितनी आ गई, 3/2। अब यहाँ पे लिखेंगे कि r है वो बहुत बड़ा है d से, ठीक है। तो डी स्क्वायर को क्या करेंगे, डी स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानने पर डी स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। यानी ये ऐसे कह सकते हैं कि डी स्क्वायर है वो लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह पर तो मैं p लिख देता हूँ, e बराबर kp बट्टा का माइन आर स्क्वायर बन चुकी हो, आर स्क्वायर की घात कितनी है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो e बराबर में हमारे पास क्या बच गया, kp बटे आर क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया, सूत्र आ गया। और यहाँ पे कारण लिख देंगे p बराबर में q इंटू 2d, ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। देखो एकदम सरल सा है, बहुत ही सरल है, ऐसे कह सकते हैं बहुत सरल है। डी स्क्वायर नगण्य, पिछले सवाल में भी हमने माना था डी स्क्वायर नगण्य क्यों माना था, क्योंकि हमने दोनों आवेशों को वो अलग दूरी पर रखा था, अलग दूरी के कारण इसे डी से हम नगण्य मान लिया, और नगण्य मानेंगे तभी हमारे पास आर में इसका मान आएगा। दूसरी बात कह सकते हैं कि अक्ष और निरक्ष की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, वो एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करती है, उसकी तो समानुपाती होती है, और जो त्रिज्या है उसकी क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब इसका अगर ग्राफ कहे तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ सीधा सा सिंपल सा यहाँ पे बना देता हूँ। दो ग्राफ दो कंडीशन में बनेंगी, अगर E ऊपर की तरफ है और R इस साइड है तो इसमें क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और दूसरा ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ मैं, E और 1/R, तो इस साइड अगर लेंगे तो समानुपाती आएगा। ये छोटे छोटे दो ग्राफ बनाए हुए हैं। अब देखो एक बार वापस थोड़ा सा मैं रिपीट मार देता हूँ। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना चाहिए, बहुत सरल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 100% अब की बात छपने वाला लगता है, ऐसे लग रहा है कि इस बार परीक्षा में छपेगा, क्योंकि 3 टॉपिक और बचे हमारे पास। इसके बाद में हमारे पास इस चैप्टर में 5 टॉपिक लिए गए थे, 5 टॉपिक में से परीक्षा में पूछे जाने वाला है। तो देखो फिर से इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले को 2 आवेश ले लेंगे, जिनको मध्य बिंदु O ले लिया और दोनों से dd, और टोटल दूरी है वो 2d आ गई। फिर यहाँ से एक बिंदु P लिया और P से ये दूरी हमने ज्ञात कर ली। फिर इन जो हमारे पास इसकी दिशा दर्शाने के लिए, किसकी दिशा दर्शाने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शाने के लिए हमें इसको 2 घटकों में लेना होगा, साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में। तो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा वो एक ही दिशा में है, और ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है, और इनका जो एंगल है वो हमने ले लिया। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाया, तो सूत्र क्या होता है, E बराबर में Q/R² होता है। तो यहाँ पे हमने R की जगह पर हमारे पास क्या है, ये दूरी है, R² + D² अंडर रूट में। इसका स्क्वायर यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे पटाई रहने दो। फिर दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आ गई हमारे पास, बराबर आ गई।
फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा कथन लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इवन जो साइन थीटा और इवन कोस थीटा है वो विपरीत दिशा के होने के कारण नष्ट हो गया। फिर कोस थीटा के मान लेंगे, तो कोस थीटा का दोनों घटक है वो हमने जोड़ दिए, फिर बराबर लेके और 2 की जगह पर E1 की जगह पर ये मान रख दिया, कोस थीटा की जगह पर आधार ऊपर के आधार नीचे कर्ण था, लाल बटा का इसी सूत्र से मान रख के इसका रख दिया। फिर 2 के इंटू का मान QD है, तो के यहाँ पे 12 का लिया, Q अलग अलग लिया और 2D एक पास पास ले लिया, पास पास ये लिया कि ये सूत्र हम लगाएंगे इसलिए। और नीचे d² को नगण्य मान लिया। फिर घात है वो इस पर r² पर 2 घात थी और इधर 3/2 थी, तो 2 से 2 कट गया, घात कितनी बच गई, 3 बच गई। फिर E बराबर में KP बटा r³ आ गई। और अगर इसे दिशा में सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, E सदिश बराबर में K इंटू P सदिश बटा r³ डॉट में r²। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, सदिश रूप आ गया। सदिश रूप में r² में लिखा जाता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही हम लेकर आ रहे हैं। अक्ष निरीक्षक का 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद में जो है गाउस के नियम का अनुप्रयोग है वो हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।